अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फिजा गफूर और मैं आज आपको मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका डबल मैथ है या जिनका जनरल मैथ है उन दोनों के लिए ही और बीएस ऑनर्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो है ना सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें समझे बगैर हम इस चैप्टर को उस तरह से नहीं समझ सकते या समझने का हक नहीं अदा होगा। सबसे पहले हमें इसकी कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। द nth टर्म कहते हैं लास्ट टर्म, किसी भी सीक्वेंस की जो आखिरी टर्म होती है उसे nth टर्म कहते हैं ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, इज गिवन। हमें जो है ना सीक्वेंस की nth आखिरी टर्म जो है वो क्वेश्चंस की सूरत में दी हुई है इस एक्सरसाइज में, जबकि वो कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है कन्वर्जेस और डाइवर्जेस कि ये क्या होती हैं। इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट। तो ये भी हमारे लिए बहुत अहम है कि अगर कोई सीक्वेंस की जो आखिरी टर्म है, जो nth टर्म है, अगर वो कन्वर्ज करे, सिर्फ कन्वर्ज की बात वो कर रहे हैं कि अगर वो कन्वर्ज कर जाए तो देन हमने उन्हें उसकी लिमिट भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कन्वर्जेस और डाइवर्जेस क्या होता है। इन दोनों टर्म्स को मैंने इस तरह डेफिनेशन की शेप में लिख लिया है। इससे किसी सीक्वेंस की टर्म कन्वर्ज कर जाए तो हम उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, और अगर कोई डाइवर्ज कर जाए तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी कहते हैं। तो मैंने इन दोनों नामों से इसकी डेफिनेशन को लिख लिया है। तो चलते हैं। अ सीक्वेंस कन्वर्जेस, कोई भी सीक्वेंस या उसकी टर्म कब कन्वर्ज करती है, when it keeps getting closer and closer to a certain number। certain number का मतलब है कि किसी खास नंबर के करीब से करीब तर होती जाए, ठीक है। ऐसी टर्म, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक सीक्वेंस की टर्म है 1/n, ठीक है। अब 1/n एक ऐसी टर्म है कि जिसमें अगर हम अप्लाई करते जाए नंबर्स को तो ये जो है क्लोजर होती जाती है 0 के, ठीक है। तो 0 एक सर्टेन नंबर है, 0, 1, 2, 3 ये सभी सर्टेन नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1/n में जो है 1 पुट कर दूं, n में अगर 1 पुट कर दूं तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं इसी n में 2 पुट कर देती हूँ तो आंसर आएगा 1/2 विच इज 0.5, ठीक है। अब अगर 3 अप्लाई कर दूं तो उससे भी छोटा, अगर 4 अप्लाई कर दूं तो उससे भी छोटा, और चलते 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 ये कहाँ खत्म होती है, काउंटिंग इन्फिनिट। हम क्या कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर जो है इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट, अगर मैं इन्फिनिटी भी पुट कर दूं तो 1/∞ हमेशा इक्वल टू 0 होती है। तो ये किसके क्लोजर जा रहा है, ये 0 के, और 0 क्या है, एक सर्टेन नंबर है, ठीक है। तो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब आते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की तरफ। तो कब सीक्वेंस डाइवर्ज करता है, व्हेन इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब उसकी कोई टर्म इन्फिनिटी के करीब हो जाती है या इन्फिनिटी बन जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल देती हूं मैं, जैसे e की पावर n हो या log n हो, ठीक है, ये दोनों ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लाइक अगर हम e की पावर में कोई नंबर लिखें और जैसे मैंने यहाँ पे 1 अप्लाई किया था, एट द एंड मैंने इन्फिनिटी अप्लाई की, ठीक है। तो अगर मैं e की पावर में इन्फिनिटी अप्लाई करती हूं तो ये आता है इन्फिनिट, ठीक है। e की पावर में इन्फिनिटी, किसी भी चीज की पावर में जब इन्फिनिटी लेते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आता है। तो अब चूंकि ये इन्फिनिटी के क्लोजर है तो हम इस सीक्वेंस को या इस टर्म को क्या बोलेंगे कि ये डाइवर्ज कर रही है। अब दूसरी तरफ चलते हैं लोग n की तरफ। तो n, अगर हम n में जो है इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, जैसे कि उन्होंने हमें लिमिट अप्लाई करने के लिए कहा है, तो लिमिट हम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर log में इन्फिनिटी, n में इन्फिनिटी अप्लाई कर देती हूँ तो log इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी आएगा। यानी कि जब हमारे पास किसी ऐसे सीक्वेंस की टर्म जिसका आंसर इन्फिनिटी आए वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, यानी कि वो डाइवर्ज कर रहा होगा। और ऐसा जो सीक्वेंस या उसकी टर्म जो है उसका आंसर कोई सर्टेन नंबर आ रहा हो। अब वो सर्टेन सिर्फ 0 नहीं है, सर्टेन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, -1 भी है, ठीक है। तो कोई भी एक सर्टेन नंबर आ रहा हो तो वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, या वो टर्म जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है।
तो ये दो टर्म्स थी जो जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी था, इनके बगैर हमारी ये एक्सरसाइज जो है बिल्कुल अधूरी है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें उन्होंने एक nth टर्म दिया, जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि ये nth टर्म है, तो हम लेट कर लेंगे किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को हम स्मॉल a n से शो करते हैं और इसे हम इक्वल करेंगे a n के, क्योंकि ये nth टर्म है, लास्ट टर्म है सीक्वेंस की, ठीक है। इस तरह से मैं इसे a n के इक्वल लेट कर लूंगी। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट भी अप्लाई करनी है, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट में है उसमें उन्होंने कहा है कि इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट, तो लिमिट भी फाइंड करनी है हमने, इसलिए हम दोनों तरफ ही इक्वल के लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट में हम क्या लिखेंगे कि जो n है, ये जो n है और इस तरफ इस टर्म में भी जो n यूज हुआ हुआ है, दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। इस तरफ भी हम लिख देंगे और इस तरफ भी अप्लाई कर देंगे और साथ में इसके टर्म लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने से पहले हमने ये चीज देखनी है कि अगर हम n की जगह इंफिनिटी अप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास ऊपर या नीचे न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में इंफिनिटी तो नहीं बन रही। हमने बस इस चीज से जो है थोड़ा सा अवॉइड करना है इस चीज को कि हमारे पास कहीं इंफिनिटी ना बने, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर तो कोई n नहीं है, नीचे यहां पर मेरे पास n है, यहां पे अगर मैं n की जगह इंफिनिटी यानी कि लिमिट अप्लाई करती हूं तो मेरे पास नीचे इंफिनिटी बन रही है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं करूंगी, बल्कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म है n स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं इसमें से इन दोनों में कॉमन फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जब दो टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ x प्लस 2, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कॉमन लेना पड़ जाए तो अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल लूं, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकालती हूं तो ये x तो कॉमन में चला गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस। अब चूंकि इसमें वो चीज कॉमन थी ही नहीं, मौजूद ही नहीं थी, तो हम क्या करेंगे कि अगर यहां से हमने x को मल्टीप्लाई की फॉर्म से उठाया है तो दूसरी वैल्यू के साथ हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जब कोई चीज कॉमन नहीं होती तो कॉमन लेने का रूल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे n स्क्वायर है लेकिन 3 के साथ n नहीं है, यानी कि इनमें कॉमन नहीं है। अगर मैं यहां से n स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, n स्क्वायर को मैं कॉमन लेती हूँ, तो अब n स्क्वायर तो बाहर कॉमन में चला गया, तो अंदर इसकी जगह कुछ भी नहीं है तो 1 डाल देंगे प्लस 3। अब 3 के साथ कोई n मौजूद नहीं था तो हम क्या करेंगे, हमने कॉमन तो अब निकाल लिया, तो हम n 3 के साथ n की स्क्वायर को डिवाइड करवा देंगे। ये रूट है कॉमन का, ठीक है। ये n स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ अपनी स्क्वायर को कैंसिल आउट करके बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और अंदर स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 3 ओवर n की स्क्वायर। अब देखिए, अब अगेन मेरे पास n जो है ना, इसमें अगर मैं इंफिनिटी अप्लाई यानी कि लिमिट अप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें इंफिनिटी ही बन रही है, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करके भी मेरे पास डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन रही है। मजीद सिंप्लीफाई करने पे भी इसकी जो इंफिनिटी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, तो हम अब क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं ना तो फिर लिमिट को नहीं लिखना, ठीक है। अब 2/n है, n अप्रोचेस टू लिमिट में इंफिनिटी है, तो n जहां भी आएगा हमारे पास हमने उसकी जगह इंफिनिटी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास n है तो मैं यहाँ पर इंफिनिटी लिख दूंगी। ये है स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 ओवर n की स्क्वायर है, तो यहाँ पे इंफिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 प्लस, अब इंफिनिटी जब भी डिवाइड में हो तो वो 0 होती है। 1 ओवर इंफिनिटी जो है ना वो हमेशा 0 के इक्वल होती है, यानी कि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हमेशा 0 बन जाता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब हमारे पास क्या है, 2 ये जो इंफिनिटी है ना ये किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर उसे इंफिनिटी कर देती है, ठीक है। तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, और जब भी इंफिनिटी जो है डिवाइड में होती है तो वो चीज 0 के इक्वल होती है। यहाँ पे मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया, तो ये 0 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि लिमिट जब हमने अप्लाई की n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस पे, तो हमारे पास 0 है, मतलब कि हमारा सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि 0 एक सर्टेन नंबर है, ठीक है, एक सर्टेन नंबर भी है। अब चूंकि ये कन्वर्ज कर रहा है तो हमें इसकी लिमिट भी बतानी है, तो इसकी लिमिट हम लिखेंगे इट्स लिमिट
इज 0। नंबर 2 है n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। चूंकि ये हमारे पास सीक्वेंस की nth टर्म है तो हम इसे लेट कर लेंगे an के, क्योंकि an शो करता है कि ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म को हम इस तरह से लिख देंगे। अब हमने क्या अप्लाई करना है, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ ही लिमिट लगाएंगे, जिसमें n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, a n पर भी लगाएंगे और दूसरी तरफ जो टर्म है हमारे पास उस पर भी लगाएंगे, n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब अगर हम लिमिट को अप्लाई करें, देखें तो ऊपर भी n है और नीचे भी n है। अगर मैं ऊपर भी इंफिनिटी लगा दूंगी, नीचे भी इंफिनिटी लगा दूंगी, तो मेरे पास ऊपर और नीचे क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जिससे हमने अवॉइड करना है। ठीक है, हमने जो है ना स्पेशली न्यूमिनेटर में तो इंफिनिटी नहीं बनने देनी। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर जाएगा। तो हम इसे कोशिश करेंगे कि ये कन्वर्ज करे। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, जितना ये सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना मैं इसे उतना सिंप्लीफाई कर लूंगी। अब देखिए ऊपर मेरे पास है n-3 का फैक्टोरियल और नीचे है n-1 का फैक्टोरियल। अब हमें ये पता है कि n-1 के फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपैंड करें तो ये बन जाता है n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मजीद भी एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन मैंने n-3 तक इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास ऊपर n-3 था, तो नीचे भी मैंने उसे n-3 तक किया है। अब क्या होगा कि ये ऊपर वाला n-3 इस नीचे वाले n-3 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/n-1 इंटू n-2। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि एक चीज तो हो गई कि हमारी जो न्यूमिनेटर में इंफिनिटी बन रही थी ना, वो तो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, तो अब रह गई डिनोमिनेटर में इंफिनिटी। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर भी लूं तो मेरी ये इंफिनिटी जो है वो डिनोमिनेटर से खत्म नहीं हो सकती। अगर मैं यहां से n कॉमन ले भी लूं तब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में n है, इसलिए n में इंफिनिटी अप्लाई करूं तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसमें मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं, इस टर्म में जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगी तो लिमिट को अप्लाई करने का मतलब है कि जहां n है वहां पे मुझे इंफिनिटी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे भी इंफिनिटी और यहाँ पे भी इंफिनिटी अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें इंफिनिटी बन जाएगी। तो मैंने लिख दिया 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी हमेशा इक्वल होती है 0 के। इंफिनिटी अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सर्टेन नंबर आएगा तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, और हम उसकी लिमिट भी बताएंगे, इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट, तो हम उसकी लिमिट भी बताएंगे। अब इस लास्ट टर्म की जो लिमिट है वो क्या है, 0 की, इट्स लिमिट इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 + -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n है। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो हम इसे कहेंगे कि ये सीक्वेंस की लास्ट टर्म है। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे, मैं सबसे पहले क्या देखना है कि अगर मैं इस लिमिट को अप्लाई करती हूं तो क्या मेरा जो सीक्वेंस है यानी जो टर्म है सीक्वेंस की वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। ठीक है, अगर तो मेरे पास ऊपर नीचे इंफिनिटी बन रही होगी तो मैं कोशिश करूंगी इसे सिंप्लीफाई कर लूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखने हैं n की जगह इंफिनिटी अप्लाई करनी है। n की जगह इंफिनिटी अगर मैं अप्लाई करूं तो हमें पता है कि 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें, आप 1000 ले लें, 10,000 ले लें, 1 लाख भी ले लें, तो वो आंसर 1 ही देती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1 की पावर n है। हम जितनी बड़ी मर्जी टर्म ले लें तो वो इंफिनिटी से क्या हो जाएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, नीचे वाले n में इंफिनिटी में अप्लाई करूंगी तो 1/इंफिनिटी मेरे पास 0 हो जाएगा और 1 + 0 1 ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे ये लिमिट अप्लाई करने पर मेरा जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे सिंप्लीफाई करने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी मैं जिस लिमिट को अप्लाई कर दूंगी, लिमिट अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, -1 की पावर में n था तो मैंने इंफिनिटी अप्लाई कर दी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर देखें कि 1 की पावर जितनी मर्जी ले ली जाए वो हमारे पास 1 ही रहती है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, इंफिनिटी, और 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, जब भी डिवाइड में डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होती है तो वो चीज इक्वल टू 0 होती है। अब 1 + 0 मेरे पास आंसर क्या है, 1 है। चूंकि हमारे पास आंसर 1 है और 1 एक सर्टेन नंबर है तो हमारा जो ये टर्म है ये क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है जी,
अब जब हमारे पास कोई भी टर्म कन्वर्ज करती है तो हमने उसकी लिमिट भी बतानी है। तो लिमिट हमारे पास लिमिट ऑफ दिस nth टर्म क्या है, 1 है, ठीक है, 1 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि इट्स लिमिट इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे कि ये nth टर्म है सीक्वेंस की, उसके लिए हम इसे इक्वल टू an लिखते हैं। उसके बाद हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। मैंने यहां पर क्या चीज देखनी है कि इस लिमिट को अप्लाई करने पर मेरी ये जो टर्म है, गिवन जो टर्म है, वो कहीं ऊपर और नीचे इन्फिनिटी तो नहीं बन रही। तो देखिए ऊपर भी n है, इन्फिनिटी अप्लाई करूं इन्फिनिटी बन रही है, और नीचे भी n में इन्फिनिटी अप्लाई करूं तो इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस चीज को अवॉइड करने के लिए मेरे पास क्या है कि अगर मैं यहां से n को कॉमन ले लूं, ठीक है, n को कॉमन ले लूं, यानी कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी मैं कि अगर मैं इस स्क्वायर रूट के अंदर n प्लस 1 में से n कॉमन ले लूं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान कॉमन मौजूद नहीं है और हम कॉमन ले रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले रही हूँ तो मुझे दूसरी वैल्यू के साथ उस n को डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने n कॉमन लिया, n बाहर आ गया, अब इस n की जगह कुछ नहीं है, 1 बचेगा, प्लस अब यहाँ 1 के पास n नहीं था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को डिवाइड करवा देंगे। नीचे देखें तो हमारे पास है n, इस वैल्यू में ये जो n है मैंने जो कॉमन लिया है, अगर मैं इसे सेपरेट कर लूं, देखिए ना, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये n पर भी है और ये 1 प्लस 1 ओवर n पर भी है, तो मैं इन्हें सेपरेट लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सेपरेट लिख लिया है। देखिए 9th क्लास में हमने लोगारिथम के चैप्टर में एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a होता है तो उसे इक्वल लिखते हैं स्क्वायर रूट a के, और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय a हो तो वो लिखा जाता है 1 ओवर स्क्वायर रूट a के। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट n है और नीचे n है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो केस है ना वो बन रहा है। तो ये किसके इक्वल है, हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट a, यानी कि डिवाइड में स्क्वायर रूट लिखें। यहां पर इस स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय n को इस केस के जरिए मैं डिवाइड में स्क्वायर रूट n में चेंज कर दूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगी ऊपर स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 ओवर n और डिवाइड में मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट n, क्योंकि हमने उस पर ये वाला केस अप्लाई किया। अब देखिए मेरे पास क्या है कि अगर अब यहां पे मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मेरे पास ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें इंफिनिटी नहीं बन रही, ठीक है, डिनोमिनेटर में बन रही है लेकिन न्यूमिनेटर में नहीं बन रही। अगर न्यूमिनेटर में इंफिनिटी नहीं है तो मेरा सीक्वेंस कन्वर्ज हो सकता है। तो अब मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस पर लिमिट को अप्लाई कर दूंगी। लिमिट अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस 1 ओवर n की जगह मुझे इंफिनिटी अप्लाई करना है और नीचे भी स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी मुझे इंफिनिटी n की जगह अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूमिनेटर है उसमें जो 1 ओवर इंफिनिटी मैंने आपको बताया कि 1 ओवर इंफिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होती है, तो 1 ओवर इंफिनिटी की जगह 0 लगा देंगे और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी ही रहेगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, और देन हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, और 1 ओवर इंफिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होती है। अब देखिए हमारे पास लिमिट ऑफ nth टर्म क्या है, 0 है, यानी कि 0 एक सर्टेन नंबर है, तो हम इसे कहेंगे द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेस, ठीक है, कन्वर्ज भी कर रहे हैं और उसकी लिमिट भी बताएंगे। तो लिमिट में हम लिखेंगे इट्स लिमिट इज 0। नंबर 5 है n की पावर 1 ओवर n। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये जो n की पावर 1 ओवर n है ये लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, इसे an के इक्वल कर देंगे। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी हमें कोई ऐसी टर्म दी गई हो जो पावर की शक्ल में हो, जिसकी पावर हो, तो हमने लिमिट अप्लाई करने से पहले उसकी पावर को खत्म करना है, यानी कि ये जो पावर में टर्म है ना इसे पावर से हटाना है, ठीक है। तो पावर खत्म करने के लिए हमें पता है कि log यूज किया जाता है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है log x की पावर जो है 1/2 है, तो जब भी log हम इस x की पावर 1/2 पर अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है वो log से पहले लिखेंगे और देन log x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो पावर 1 ओवर n है ना इसे हम log से पहले लिखेंगे और log n लिख देंगे, ठीक है।
अब हमारी चूंकि पावर खत्म हो चुकी है तो हम दोनों तरफ इसके लिमिट अप्लाई करेंगे। इस स्टेप में मैंने इक्वल के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। ये जो log n था 1 से मल्टीप्लाई करके log n बन गया और डिवाइड में n आ गया। अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं इस n में यहीं पर लिमिट अप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये याद रखिएगा कि log इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी के इक्वल होती है, तो ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगी और नीचे भी इन्फिनिटी बन जाएगी, तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की। ठीक है, इसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कहते हैं। इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को अवॉइड करने के लिए एक रूल है लोपिटल रूल के नाम से, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी खत्म करते हैं, जिसमें हम इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को खत्म करने के लिए फ्रैक्शन की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिफरेंशिएशन करते हैं। अब चूंकि हमारे पास n एज अ वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे log n को विद रिस्पेक्ट टू n, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/n, और अगर n को विद रिस्पेक्ट टू n ही डिफरेंशिएट करें तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, log n की जगह 1/n, जबकि n में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अगर 1/n को 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर में 1/n आ जाएगा। अब मजीद इसे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती और ना ही मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इस पर जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 1/n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगी। 1/इन्फिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होती है। इस क्वेश्चन में जो है ना एक चीज का ख्याल रखना है कि हमें जो आंसर में लिमिट बतानी होती है ना वो nth टर्म की लिमिट बतानी होती है, जबकि ये जो 0 है ये किसकी लिमिट है, log an, यानी कि nth टर्म के log की लिमिट है। ये log यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस log को रिमूव करने के लिए यहां से और इससे लिमिट an बनाने के लिए हम क्या करेंगे, log को दूसरी तरफ भेज देंगे, और जब log दूसरी तरफ जाएगा तो वो एंटी log बन जाता है। और अगर यहाँ पर कोई चीज जैसे कि 0 है लिखा हुआ तो log यहाँ आके एंटी log बनेगा, तो इसे हम लिखेंगे e की पावर 0 में। एंटी लॉग जो है वो बेस बन जाती है और जो बेस होती है वो पावर बन जाती है। ठीक है, ये भी रूल है। तो हमें पता है कि किसी भी चीज की जब पावर 0 होती है ना तो 1 के इक्वल होता है। वो चाहे e की पावर 0 है या 1 की पावर 0 है या 2 की पावर 0 है, वो हमेशा 1 के ही इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे e की पावर 0 को 1 के इक्वल लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास जो लिमिट ऑफ nth टर्म है वो क्या है, 1। और 1 चूंकि एक सर्टेन नंबर है तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्जेंट है या कन्वर्ज कर रहा है, और उसकी लिमिट, जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो हमें उसकी लिमिट भी बतानी होती है, तो उसकी लिमिट क्या है, 1।